चलो बेटा शुरू करते हैं ना। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाली आप लोगों ने, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण हेडिंग डाल के अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुनना, अच्छे से समझना ना बेटा, आप ध्यान से बस, है ना। देखो गोलीय दर्पण में क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले तो है ना, अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है उसकी बात करते हैं, तो हमने कोई कांच का खाली गोला लिया और उसकी कोई भी एक साइड को, जैसे मान लो हो सकता है मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया, ठीक, और या मैंने इसकी अंदर की साइड को पॉलिश कर दिया, तो ऐसा करने पे जो दर्पण मिलेंगे उनको बोलेंगे गोलीय दर्पण, जो किसी गोले से बनाया जा रहा है, कांच के गोले से। ठीक, अच्छा, इस गोलीय दर्पण की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी तो होती है, अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं सी। ठीक है, सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। ये टर्म आपको हो सकता है पता हो, फिर भी आप एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लेना। वक्रता केंद्र मतलब उस गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण बनाया गया है। यहीं से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये या ये, इन दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, मतलब जिस गोले से बनाया गया है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एक बिंदु है जिसे अपन ने बोल दिया पोल। पोल मतलब ध्रुव। ठीक, तो पी को अपन पोल बोल देंगे या ध्रुव बोल देंगे, एक ही बात है। ठीक है, ध्रुव क्यों लिखा कहा गया, ध्रुव। अब सही है ना, ये हो गया अपने पास पोल। अच्छा, पी और सी को अगर अपन किसी रेखा से जोड़ दें, ध्यान से सुनना प्लीज। मान लो पी और सी का को जोड़ने वाली कोई अगर रेखा लेंगे तो इस रेखा को अपन बोल सकते हैं पी ए। पी ए का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। क्या इतनी बात समझ में आती? तो हमने एक गोला लिया, कांच का खाली गोला, या तो एक बाहर वाली सतह अपन ने उसकी क्या कर दी पॉलिश, या अंदर वाली कर दी। वहां से जो भी दर्पण मिलेंगे उसको अपन गोलीय दर्पण बोलेंगे। उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र आएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे वक्रता केंद्र, जिस गोले से मिलकर बना है, और उसी की त्रिज्या को बोल देंगे वक्रता त्रिज्या। पी का मतलब वो बिंदु हो गया जो दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु है, यानी जहां पर आप उसको बीच से बराबर दो भागों में कट कर सकते हो। ठीक, अब इन दो जो दर्पण हमने बनाए, इन दर्पणों की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या नाम दिया जाता है। जैसे सबसे पहले वाले की बात करता हूं, अच्छे से समझना। अगर मैं इस दर्पण की बात करूंगा तो इसको अपन इंग्लिश में तो बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण बोलेंगे, बिल्कुल सही बात, अवतल। ठीक है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो इसका गोला ऐसा बनेगा, तो इसका मतलब इसका जो वक्रता केंद्र आना चाहिए वो यहां आना चाहिए, और इसका अगर वक्रता केंद्र यहाँ पे आ रहा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ आएगी, लेफ्ट की तरफ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अभी सुनते जाना। यदि मैं इसमें कुछ किरणें बनाऊं, कि भाई मैंने कहा कि भाई एक कोई किरण ली जो हमने सीधे सीधे वक्रता केंद्र से पास कराई इस तरह से, तो वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरण आप पास कराओगे तो वो जिस रास्ते से जाएगी क्या उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, क्योंकि ये गोले का केंद्र ही तो था। और मैथमेटिकली अगर देखोगे तो ये एंगल कितना होता है, 90। तो ये एक तरीके से लंबवत गिर रही है, तो टकरा के वापस की वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसी की जगह मान लो मैंने क्या किया होता, एक कोई इस तरह की किरण ली होती जो क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर थी। अब मैंने अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण ले ली तो वो टकराकर क्या करती है, किसी एक बिंदु से पास करती है। मान लो इस बिंदु से पास कर गई, जिस भी बिंदु से पास करती है उस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, एफ, फोकस। कोई भी डाउट है इसके अंदर? पक्का कि जो भी समांतर किरण है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, उससे अगर अपन ने उसके समांतर किरण को उस पर टकराया तो परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु से पास करेगी वो बन जाएगा फोकस। अच्छा, यहां से अगर मान लो मैं दूरी की बात करूं तो क्या मैं ये पी, ये अपना पोल था, ये वाला बिंदु क्या था, पी, तो क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि पोल से फोकस की बात करूंगा तो ये लंबाई को
हम कह देते हैं फोकल लंबाई। बिल्कुल इसी तरह से यहां से अगर हम लोग और पीछे जाएं यहां तक, तो हमें पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। कोई डाउट इसके अंदर बेटा? क्लियर? अच्छा, इसके अलावा मान लो हमने एक किरण और ली, ध्यान देना थोड़ा सा, जो कि फोकस से पास कर गई। ठीक, तो फोकस से पास करी इस तरह से, तो फोकस से पास करी तो परावर्तन के बाद ये क्या बन जाएगी, समांतर। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? तो इन तीन किरणों की मदद से अपन इमेज वगैरह सब बना सकते हैं। भाई तीनों यहाँ कहाँ काट रही है, इस बिंदु पे कट करी होंगी, तो वहां पे अपने को क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी इस तरह से। तो कभी भी अगर अपने को इमेज बनानी है तो अपने को तीन किरणों के बारे में पता होना चाहिए। समांतर किरण फोकस से पास करती है, फोकस वाली समांतर हो जाती है, और सी वाली अपने पथ पे वापस आ जाती है, रिट्रेस कर लेती है। कोई डाउट यहाँ तक? इसके अलावा एक बेसिक कन्वेंशन होता है अपने पास, साइन की बात करें, चिन्ह परिपाटी की बात करें, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि भाई जिधर आपकी किरण जा रही है, आपतित किरण, उस दिशा को आप क्या लोगे, प्लस लोगे। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जो IR की दिशा है, IR की दिशा, उसे क्या लिया जाता है, प्लस। समझे? तो उस हिसाब से अगर देखिए, अच्छा इसके अलावा IR की दिशा प्लस, प्लस सारी दूरियां जो होती है, सारी दूरियां वो कहां से नापी जाती है, P से नापी जाती है, पोल से। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये रहा पोल, इसीलिए अपन पोल से F की तरफ गए या पोल से C की तरफ गए। तो जब पोल से नापा तो कहां जाना पड़ रहा है, लेफ्ट। राइट वाला अपना क्या था, प्लस। तो इसका मतलब इसकी फोकल लंबाई या वक्रता त्रिज्या माइनस होगी क्या? कोई डाउट इसके अंदर? तो ये ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में जब भी बात करेंगे तो फोकल लंबाई क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन अभी तक? ये तो हो गया अपने पास कॉनकेव। बिल्कुल इसी तरीके से अपन और क्या बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। बिल्कुल। अब इसके अंदर भी ये किरणें वगैरह देखनी है, एक एक करके देखते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक चीज है, हो सकता है आपको ज्यादातर चीजें आती हो, बट सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। उत्तल का मतलब हो गया अपने पास कॉन्वेक्स। ठीक, यहां पर अगर बात करूंगा तो फिर से ये रहा पोल। ठीक, ये ऐसे गोला बनेगा, तो इसलिए क्या वक्रता केंद्र यहां कहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत? किरणें बनाते हैं। अगर अपन सबसे पहली किरण बनाना चाहें वक्रता केंद्र से पास होने वाली, ये बना दी, तो ये अभी तो वक्रता केंद्र से पास नहीं हो रही, पर इसको जब पीछे खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहां से पास हो रही है, सी से। तो ऐसी किरण जैसे जाएगी वैसे के वैसे ही आ जाएगी, खत्म बात। दूसरी किरण हमने क्या करा कि हमने ऐसी किरण बनाई जो कि समांतर थी। ठीक, समांतर किरण जब बनाएंगे तो क्या वो परावर्तन के बाद ऐसे कहीं आएगी? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये ऐसे क्यों आती है समझ में आता है? अगर तुम इसका, ये सी से पास होने वाली लाइन क्या बनेगी, अभिलंब। तो अगर मैं एक जस्ट बना के समझा रहा हूं, मान लो मैं बनाऊंगा तो ये अभिलंब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उस हिसाब से ये अपना क्या बनेगा, I, और ये अपना क्या बनेगा, R। तो क्या परावर्तन के नियम के अनुसार जितने कोण पे जाती है उतने कोण पे वापस आती है? समझते हो? यहां पर किरण जाती है तो अंदर की तरफ आती है, यहां किरण जब जाती है तो बाहर की तरफ जाती है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कोई डाउट यहां तक? बढ़ू आगे? इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात हो रही। ठीक, अच्छा ये अब देखो, वैसे तो अपने को पता है कि इसको जब पीछे खींचा जाएगा तो किसी बिंदु से पास करेगी, जिस बिंदु से पास करते हुए दिखाई देगी उसको क्या बोल देंगे, फोकस। फिर से अपन एक किरण लेते हैं जो फोकस से पास होते हुए दिखाई दे। कोई दिक्कत? जो फोकस से पास होते हुए दिखाई देगी उस किरण को परावर्तन के बाद क्या समांतर करना पड़ेगा? कोई डाउट यहां तक? समझते हो? इसको अगर मैं देखूं तो इसको जब पीछे खींचूंगा तो ये कहां से पास होते दिखाई देगी, फोकस। तो वापस तीन किरणें हो गई। जो सी से पास करते हुए दिखाई दी, पास नहीं करी पर पास करते हुए दिखाई दी, वो वापस आ जाएगी। जो एफ से पास करते हुए दिखाई दी वो समांतर हो जाएगी। जो समांतर है वो कहां से पास होते हुए दिखाई देगी, एफ से।
यहां से अब मैं फिर से फोकल लंबाई की अगर बात करूं तो अब की बार मैं क्या फोकल लंबाई यहां से यहां लिखूं, सारी दूरियां पोल से नापी जाती है, ध्रुव से। ऐसे ही मैं वक्रता त्रिज्या की यहां से बात करूं तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं फोकल लंबाई भी प्लस और वक्रता त्रिज्या भी प्लस। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई बात बेटा? तो अभी तक बस हमने ये देख लिया कि गोलीय दर्पण के प्रकार क्या है, ठीक, उनमें किरणें कैसे जाती हैं, उसके अलावा उनकी जो फोकल लंबाई है उनका साइन क्या होता है। ऑल्दो ये वाला जो पॉइंट है इसको अभी अपन नोट बना के अलग से लिख लेंगे। अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने बता दिया कि भाई इनका पर्पस क्या होता है, ये साइन कैसे प्लस माइनस लिए जाते हैं। क्लियर? अब तुम एक बार पहले ये डायग्राम बनाओ गोले वाला, उसके बाद ये दोनों ए और बी दोनों लिख लो, ठीक है, फिर अपन इसको आगे देखते हैं। पहले इसकी पूरी थ्योरी कवर करेंगे, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां आप एडिंग डाल देना दर्पण के प्रकार, उसमें ये ए और ये बी। बेटा ऐसे लिखना, ठीक है, पहले गोला बनाना फिर दर्पण के प्रकार, उसमें ए और बी। वो साइन वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है, अभी उसको अपन नोट में लिखेंगे। कॉपी करो इतना। ठीक है, हटा दो फिर इसको। अब देखो नेक्स्ट, आगे देखो जरा, नोट के अंदर पॉइंटर्स बता रहा हूं, एक एक करके सुनना। आजो बेटा प्लीज ध्यान से सुनना। पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट अगर देखें तो एफ और आर में रिलेशन, ठीक है, जहां पे एफ क्या है फोकल लंबाई है और आर यहां पर क्या है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक। इन दोनों में रिलेशन की अगर बात करें, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये कोई समांतर अपन ने किरण ले ली और वो फोकस से पास करेगी, ये हमें पता है। इसके अलावा अगर वक्रता त्रिज्या से कोई लाइन बनाएंगे तो ये अभिलंब भी होगी एक तरह से, यानी ये अपने पास क्या हो गया सी, ये हमारे पास क्या हो गया एफ। इसके अलावा इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा आई और ये भी क्या होगा आई। कोई दिक्कत है इसमें? ये जेड दिखाई दे रहा है तो ये भी आई आ जाएगा, और ये पूरा देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2i। कोई डाउट है इसके अंदर? इफेक्टिवली यहाँ से बात करें तो ये और ये बिंदु की जो हाइट मान लेते हैं वो लगभग अपन कितनी ले लेते हैं, लेट्स से h, ठीक। इसके अलावा में ये पता ही है कि भाई ये जो दूरी आएगी ये फोकल लंबाई है, ये जो दूरी है ये क्या है वक्रता त्रिज्या। कोई डाउट? यहाँ से क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि tan i इक्वल टू tan i आ जाएगा लंब बटा आधार, तो क्या ये h/r आ जाएगा क्या? ऐसे ही अगर मैं बात करूँ tan 2i की तो ये आ जाएगा h/f। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने को रिलेशन आ जाएगा tan 2i डिवाइडेड बाय tan i। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, f तो नीचे जाएगा r ऊपर, यही आएगा। यानी यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो f बराबर आएगा r इंटू tan i अपॉन tan 2i। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो ये रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, r tan i बाय tan 2i, ठीक, ये रिलेशन एकदम करेक्ट है और इसमें कोई अजम्पशन भी नहीं है, अपन ने कुछ माना नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपको कभी कभी बोला जाता है कि हम तो बात कर रहे हैं जब i छोटा हो, स्मॉल एंगल, जब i की बात करें और i वेरी स्मॉल हो, है ना, बहुत छोटा, तो क्या tan i बराबर i लिख सकते हैं? तो tan थीटा, भाई वेरी स्मॉल का मतलब वो आप लिख दो tan थीटा लगभग थीटा, तो ये i और ये 2i हो जाएगा, i कट के यहाँ से f का वैल्यू कितना आ जाएगा r/2। ये आपने पढ़ा हुआ भी है, करेक्ट। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए, कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो आपको i ना दे करके, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा स्मॉल एंगल के लिए, आपको बोलेगा 30 डिग्री पे एक किरण आपतन हुई, अब बताओ f और r में क्या रिलेशन है, तो उस केस में यहाँ पे tan 30 बटा tan 60 आएगा। समझते हो बात को? तो ये फिर ये tan 30 को 1/√3, ये √3, तो ये r/3 बन जाएगा। तो f बराबर r/2 तब होता है जब एंगल बहुत छोटे हो,
अगर एंगल अधिक हो गए, ज़्यादा हो गए, तो फिर F बराबर R/2 नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने किसके लिए, रिलेशन बिटवीन F एंड R। इसी की मदद से यही की, या तो तुम पहले एक बार ये पॉइंट लिखो, है ना, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो अगला पॉइंट देखो फिर, देखो अगले पॉइंट में साइन की बात कर लेते हैं ना, चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सीधी सी बात है कि भाई अगर इंसिडेंट रे अपनी इस तरफ जा रही है, यानी आपतित किरण जिस तरफ जा रही है, उस दिशा को आप क्या लोगे, प्लस, और विपरीत दिशा को क्या लोगे, माइनस। ऊपर वाला क्या लोगे, प्लस, नीचे वाला क्या लोगे, और हमेशा जितनी भी दूरियां होंगी, दूरियां हमेशा P से बेटा कोई भी डाउट इसके अंदर? फटाफट से लिख लो, छोटा सा पॉइंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, आप इसे लिखो, मैं तब तक अगले पॉइंट की थ्योरी लिखता हूँ। हाँ बेटा, लिख लिया वो साइन वाला? ठीक है, आगे देखो जरा। तो साइन तक का पार्ट हम लिख चुके हैं, है ना। अब आगे देखो दर्पण सूत्र और उससे रिलेटेड थ्योरी। तो अगर मैं बात करता हूँ दर्पण सूत्र की, तो बेसिकली यू, वी और एफ तीन शब्द हैं, इनके बीच में रिलेशन को अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। यू का मतलब हो गया वस्तु की दूरी कहाँ से, पी से, यानी ध्रुव से वस्तु कितना दूर रखी हुई है, बेटा ध्यान देना इधर, एक्स अक्ष पर या मुख्य अक्ष पर। वी का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब की पी से दूरी, और अगर मैं एफ की बात करता हूं तो एफ हो जाएगी फोकल लंबाई। ठीक, ये अपने को दे रखा है, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। इनका जो रिलेशन आता है वो जनरली ये रिलेशन आता है ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा इतनी बात समझ में आती है कि भाई यहाँ से आ गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन इससे जब कैलकुलेशन करने जाओगे ना v निकालने के लिए, तो कैलकुलेशन टिपिकल होगी। जैसे मान लो एक चीज़ 10 सेंटीमीटर दे दी और एक 20 सेंटीमीटर दे दी, तो 1/10 प्लस 1/20 को सॉल्व करने में टाइम लगता है, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, रेसिप्रोकल करना अपन भूल सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन दूसरा रिलेशन निकालते हैं, v बराबर UF अपॉन U माइनस एफ। कैसे? 1/u को इधर ले जाओगे तो 1/f माइनस 1/u आएगा, एलसीएम लेके उल्टा कर दो तो रिलेशन आ जाएगा अपने पास UF अपॉन U माइनस एफ। इसके अंदर वैल्यू में 30 × 10 अपॉन 30 माइनस 10, कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, समझे बात को? कोई डाउट है इसके अंदर? अभी सुनते जाना। जो कुछ भी दर्पण के सामने बनता है,
उसे वास्तविक माना जाता है। जो दर्पण के पीछे होता है वो वास्तविक नहीं होता। भाई अगर कोई दर्पण लगा हुआ है सामने और हम अपनी इमेज देख रहे हैं तो दर्पण के पीछे दिखाई देगी, पर पीछे जाके देखेंगे तो कुछ दिखाई थोड़ी देगा, तो वहां वाला कुछ भी नहीं है, और जो दर्पण के सामने है वो वास्तविक है। तो यहीं से क्या मैं एक सिंपल सी बात लिख दूं कि यदि हमारा V प्लस आ गया, प्लस आने का मतलब क्या हुआ होगा, मान लो ये दर्पण है और ये दूरी है, तो प्लस का मतलब इधर आया होगा, पीछे आया होगा, पीछे आया होगा तो क्या वास्तविक होगा क्या, नहीं। तो यानी V प्लस होने का मतलब क्या अपन बोल रहे, I जो है यानी प्रतिबिंब क्या आभासी होगी क्या, ठीक, सुनते जाना। इसी तरीके से मान लो V हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब यहां बनेगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अगर देखेंगे तो क्या यहां पर ये वास्तविक हो जाएगी। तो जो प्रतिबिंब होता है ना, वो अगर V प्लस आ गया तो प्रतिबिंब आभासी और माइनस आ गया तो वास्तविक। कोई डाउट यहां तक। ये रिलेशन तो तब काम करेगा जब दूरी आपको कहां से दे रखी है, पोल से, ठीक। कभी कभी आपको घुमाने के लिए सवाल के अंदर दूरी जो है ना वो फोकस से दे देगा, मतलब आपको बोल देगा x का मतलब लेट से, ये ना लिखता हूं, सीधे वो लिख दो, O की F से दूरी, Y बोल देगा I की F से दूरी, मान लो ऐसा लिख दिया, यानी फोकस से दूरी दे दी। तो ऐसे केस के अंदर अपन लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर एफ स्क्वायर। और ये रिलेशन जो है ये न्यूटन ने दिया था, इसको दर्पण का न्यूटन का सूत्र कहते हैं, न्यूटन्स सूत्र। बेटा क्या बात समझ में आती है। तो जब कभी भी फोकस से दूरी दे रखी हो तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, x इंटू वाई इंटू एफ स्क्वायर। ऐसे केस के अंदर हमेशा फोकल लंबाई पूछेगा, बोलेगा कि एक वस्तु है, ठीक है, वो फोकस से 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब फोकस से ही 30 सेंटीमीटर पे बनता है, तो बताओ उसकी वास्तविक फोकल लंबाई कितनी आएगी। तो आप एक्स वाई बराबर क्या लगा सकते हो, डायरेक्टली एफ स्क्वायर। समझे बात को, कोई डाउट यहां तक, ठीक। पांचवा पॉइंट सुनते जाना अभी एक बार थोड़ा। एक शब्द होता है ना दर्पण में जो बहुत कॉमनली यूज होता है, जिसे बोलते हैं आवर्धन। सुना हुआ है, आवर्धन का मतलब एक तरीके से कितनी गुना, हाँ मैग्निफिकेशन, कितने गुना उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। आवर्धन m से डिनोट करते हैं। ये जो आवर्धन है ना ये दो तरह का होता है। हम जनरली जो आवर्धन पढ़ते हैं a, उसको अपन अभिलंब बोल सकते हैं या नॉर्मल मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, लंबवत आवर्धन। लंबवत आवर्धन का मतलब यह हुआ कि HI बटा HO, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्या बात समझ में आता है। ये उस विमा के लिए है जो अक्ष के लंबवत है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जनरली क्या दिया था, ये दर्पण, ये अक्ष, और हमें ये वस्तु दे देगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, HO, और इसकी इमेज बन जाएगी वो क्या होगी, HI। कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको बोलेगा ये नहीं है, इसमें तो एक घन जैसा दिया हुआ है कोई इस तरह का, ठीक, और इस वाली विमा की बात कर लेगा। तो ये वाली विमा अक्ष ये रहा, ये वाली विमा की बात कर रहा है। अगर इस विमा की बात करता तो सीधे सीधे ये आवर्धन लगेगा। मैं कह रहा हूं इस विमा की बात करेगा ना तब भी यही लगेगा, क्योंकि ये वाली विमा भी तो अक्ष के क्या है, लंबवत। क्या बात समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं। इस विमा के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि अक्ष के लंबवत नहीं है। पक्का क्लियर है, ठीक, सुनते जाना। तो हमने कहा कि भाई जब भी लंबवत विमा की बात हो तो HI बचा HO, जो कि कितना निकल के आ जाएगा, माइनस V/U। ये फॉर्मूला तब काम में लेना है जब आपको V निकालना हो और आवर्धन भी निकालना हो। केवल आवर्धन निकालना होगा तो मैं कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। V की जगह मैं क्या लिखूंगा, UF बटा U माइनस एफ, U कट जाएगा, माइनस F को घुमा देगा तो ये बन जाएगा अपने पास F बटा F माइनस U। क्या बात समझ में आती है। तो यानी अगर मेरे को बोलो कि फोकल लंबाई दे दिया, मुझे वस्तु की दूरी दे दी और मुझे बोला गया कि आवर्धन ज्ञात करो, तो मैं पहले V निकालूं फिर माइनस V/U लगाऊं तो मेरा डबल डबल काम हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे क्या लगा दूंगा, F अपॉन F माइनस U। आवर्धन देने के दो तरीके होते हैं,
या तो बोल देगा कि वस्तु का आवर्धन -2 है या +2 है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी आवर्धन ऐसे नहीं बोलता, बोलता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की दुगनी ऊंचाई की है या दुगनी उसकी हाइट दे रखी है। अब दुगनी बोल दी तो परिमाण 2 हो गया, प्लस है कि माइनस पता नहीं, तो ऐसे केस में आप +-2 रख के 2 आंसर निकालोगे। तुम समझे मैं क्या बोला? मैं बोला कि सीधे सीधे तुम्हें बोल दिया आवर्धन +2 है या -2 है, बात ही खत्म, जो दिया है उसको HI/HO कर देंगे। पर अगर कहता है कि भाई वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की दुगनी दे रखी है, तो इसका मतलब परिमाण 2 गुना दे रखा है, m आवर्धन का परिमाण 2 है। अब आवर्धन +2m भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। समझते हो बात को? सुनते जाना। अभी यहां से देखो हमें क्या पता लगेगा, यदि आवर्धन प्लस हुआ तो इमेज क्या सीधी बनेगी, कोई दिक्कत? और आवर्धन माइनस हुआ तो इमेज उल्टी बनेगी, रियल या इन्वर्टेड, कोई डाउट? इसके अलावा यदि आवर्धन का परिमाण 1 से ज्यादा हुआ, मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, 1 से ज्यादा हुआ तो क्या बड़ी इमेज बनेगी क्या? ठीक है, एनलार्ज्ड। और अगर इसी की जगह, ठीक से लिख देता, इसके अलावा अगर ये <1 हुआ तो क्या छोटी इमेज बनेगी? कोई डाउट इसके अंदर? अरे बात समझ में आती है? ये तीनों पॉइंट जो लिखे हैं ना मैंने, ये आपको इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति बताने में हेल्प करेंगे। ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट। आपसे बोला जाता है प्रतिबिंब कहां बनेगा और किस प्रकृति का बनेगा, तो आपको बताना पड़ेगा वास्तविक है या आभासी है, सीधी है या उल्टी है इमेज, और इसके अलावा ये भी बताना पड़ेगा कि वो बड़ी है या छोटी। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। बी की बात करते हैं। हमने कहा बी जो है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं इंग्लिश में। अनुदैर्ध्य शब्द का मतलब ही होता है लंबाई के अनुदिश। तो यहां पे जो अनुदैर्ध्य आवर्धन आता है इसे बोला जाता है LI/LO। समझे बात को? LI/LO निकालने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं एक बार के लिए समझा रहा हूं, फिर अभी सारे न्यूमेरिकल देखेंगे तब पता लगेगा। मान लो ऐसे एक छड़ दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक, और बोला उसका एक सिरा जो है A है, एक सिरा B है, और ये 20 सेंटीमीटर पे मान लो। कोई दिक्कत? तो क्या मैं A बिंदु का प्रतिबिंब निकाल सकता हूं U20 मान करके? मैं A बिंदु का क्या निकाल सकता हूं? प्रतिबिंब की दूरी, उसकी वस्तु की दूरी 20 मान करके। ऐसे ही क्या मैं B बिंदु की भी निकाल सकता हूं? उसमें वस्तु की दूरी कितनी मानूंगा? 30। कोई दिक्कत? तो क्या मुझे B' और A' आ जाएगा? उनका अंतर ले लूंगा तो क्या प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी? ऐसे प्रतिबिंब की लंबाई यहां रखूंगा, वस्तु की यहां रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा अनुदैर्ध्य आवर्धन? समझे? तो बड़ी वस्तु के लिए तो अपने को बेसिक लॉजिक लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट ये है जो कि काफी कॉमनली यूज आता है कि यदि LO बहुत कम हुई, जैसे कि 2 मिलीमीटर की रॉड है, 1 मिलीमीटर की रॉड है, 4 मिलीमीटर की रॉड है, यानी LO फोकल लंबाई के मुकाबले काफी कम हो गई मान लो, तो ऐसे केस के अंदर आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो ml बराबर -m²। यानी कि m तो अपने को पता ही है क्या है, -v/u, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो -v² बटा में u²। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई डाउट? लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब लगा सकते हो जब लंबाई बहुत कम। क्लियर? श्योर? ये अपने पास देखो बेसिक पूरी थ्योरी कवर हो गई। मतलब अपन ने ये देख लिया दर्पण के प्रकार क्या है, उसमें ये देख लिया कि अवतल है, उत्तल है, तो फोकल लंबाई कब माइनस होगी कब प्लस होगी। अवतल की हमेशा फोकल लंबाई क्या होगी? माइनस। उत्तल की फोकल लंबाई क्या होगी? प्लस। फिर उसके बाद अपन ने F और R में रिलेशन देख लिया। जनरली F बराबर क्या होता है? R/2। अगर कोई बोल ही दे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आपतन कोण है, तो अपने को पता है अपन क्या लिख देंगे? F बराबर R × 10I/10(2y)। बात ही खत्म हो गई। फिर अपन रिलेशन की बात करें, दर्पण सूत्र की बात करें, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। लेकिन हम इस्तेमाल क्या करेंगे? v बराबर uf/u - f। अगर v पूछा है तो
अदरवाइज तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाना पड़ेगा। वहां पर भी साइन की, इनफैक्ट पूरी ऑप्टिक्स में साइन यानी पूरे प्रकाशिकी यूनिट में साइन के साथ वैल्यू रखनी पड़ेगी, चाहे आवर्धन के सूत्र हो, चाहे दर्पण सूत्र हो, चाहे आगे जाके अपन कुछ और पढ़े। करेक्ट। साइन सिंपल है, जिधर भी आपतित किरण है उसको क्या मान लोगे, प्लस, तो उसकी विपरीत दिशा को क्या होगा, माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। और इस दौरान अपने को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी की सारी दूरियां जो मुख्य अक्ष पर है वो पोल से नापी जाए। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसके अलावा आवर्धन की जहां तक बात है तो आवर्धन हमारे पास या तो अब लंबवत होगा या तो अनुदैर्ध्य। 10 में से 9 सवाल लंबवत पे होंगे, एच आई बराबर बटा एच ओ, इसी को माइनस वी बाई यू या एफ अपन एफ माइनस यू कह सकते हैं। इसी की जगह अगर अनुदैर्ध्य की बात करेगा तो लंबाई का अनुपात, उसमें भी लंबाई बहुत कम है तो आप माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो। कोई डाउट यहां तक? इसके अलावा न्यूटन का सूत्र याद रखना है कि अगर कभी दूरियां p की जगह f से दे रखी हो तो एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर अपना लग जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। क्लियर है बेटा? प्रकृति पूछी जाएगा तो आप पहले v देखोगे प्लस है कि माइनस है, फिर उस हिसाब से आभासी वास्तविक, फिर आप आवर्धन देखोगे कि वो प्लस है या माइनस है, एक से बड़ा है या एक से छोटा है, उसके हिसाब से प्रकृति डिसाइड हो जाएगी। क्लियर? एक बार के लिए कॉपी कर लो आप, एक बार आप इतना कॉपी कर लो, फिर अपन 1 2 3 पॉइंट और है वो देख के फिर मैं इसकी थ्योरी खत्म कर देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो, ठीक है। देखो बेटा पॉइंट नंबर 6 देखो जरा, है ना, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 6 में वेग की बात कर रहा हूं कि प्रतिबिंब का वेग यदि कभी पूछा जाए तो प्रतिबिंब का जो वेग पूछा जा सकता है, मान लो यहां पर हमारे पास दर्पण है और हमें बोला गया कि भाई ये मुख्य अक्ष दिया हुआ है और यहाँ पे वस्तु है ओ, ये वस्तु इस वक्त इस तरफ जा रही है, कितनी चाल से जा रही है, कुछ VO मीटर पर सेकंड से। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि इसकी जो कुल दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो हमें कितनी दे रखी है, U दे रखी है। कोई दिक्कत? हमें बोला गया जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी चाल कितनी आएगी, मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ VI बराबर माइनस ऑफ V स्क्वायर बाई U स्क्वायर इंटू कितना, VO। कोई भी डाउट इसके अंदर? ये आता कैसे है, एक हल्का आइडिया अगर चाहिए हो तो जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। 1/v प्लस 1/u इज 1/f होता है। अगर आप इसका अवकलन करो समय के सापेक्ष तो 1/v का फॉर्मूला माइनस 1/v स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी माइनस 1/u स्क्वायर du बाई डी टी और 1/f का कितना, 0। dv बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की चाल। du बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु की चाल। तो ये इधर जाके एक किधर चला जाएगा, फिर यू स्क्वायर को ऊपर ले आओ, तो अपने को जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा VI बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हटा दे रहा हूँ, कोई काम नहीं है तो वैसे ही बता दिया था। बाकी हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, इसमें भी आपको ये याद रखना है कि जो भी IR की दिशा में होगा उसे प्लस लिया जाएगा, IR की दिशा को प्लस। हर जगह साइन कन्वेंशन यही चलेगा। यानी अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु है जो इधर जा रही है तो इसकी चाल +2 रखी जाएगी, अगर 2 दे रखी है तो। मान लो यही वस्तु दूर जा रही होती तो फिर इसकी चाल क्या बन जाती है, -2। समझते हो बात को? प्रतिबिंब की चाल अगर -2 आ गई मान लो, और -2 आने पर प्रतिबिंब यहां बन रहा था तो -2 का मतलब कहां पे जाएगा, इस तरफ, यानी पोल के पास। इधर रखा रहता और -2 आती तो इधर ही जाता, तो पोल से कहां जाता, दूर। समझे बात को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है। एक इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट है वो और बता दे रहा हूं, उसको भी ध्यान रख लो, फिर बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसके। देखो, अगर हम पॉइंट नंबर 7 मान लो कोई एक दर्पण लिया गया और ये गोलीय दर्पण है, हमने इसका मुख्य अक्ष बना दिया यहां पर। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका फोकस निकालना चाहा, तो फोकस निकालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ किरणें ली, वो इस तरह से काटेंगी इसको, समांतर किरणें, जहां से भी काटेगी वहां पे क्या मिल जाएगा, फोकस। जब हम इन किरणों को दूर ले गए तो हमने देखा कि अब वो यहां काट रही हैं,
इस तरह से। यानी कि यहाँ पे ये देखा गया कि किरणें जैसे जैसे दूर जा रही हैं, ध्यान से समझना भाई, मैं अगर बात करूं कि ये जो किरणें थी ये ऐसे गई, इस तरह से आ गई, ये किरणें ऐसे गई, इस तरह से आ गई, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एक फोकस था, ये एक फोकस था। मतलब जैसे जैसे आप किरणों को ऊपर लेके जा रहे हो, दूर लेकर के जा रहे हो, वैसे वैसे फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पोल की तरफ। एक तो सीधे सीधे सवाल यही आ जाता है कि जैसे जैसे आप किरणों को दूर लेके जाओगे तो फोकस कहाँ जाएगा, तो फोकस हमेशा कहाँ जाएगा, पोल की तरफ, अगर किरणें दूर जा रही हैं तो। इसके अलावा ना इनको नाम दे दिया गया है। जैसे इन किरणों की यदि बात करें ना, ये जो पास वाली हैं, इनको बोला जाता है पैरेक्सियल। पैरेक्सियल का मतलब एक तो पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, और ये बहुत पास में है मुख्य अक्ष के। इनको बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल शब्द का मतलब क्या हो गया, जो मार्जिन पे हो, मार्जिन मतलब एंड, सिरों पर जो हो, ठीक। तो यहां से अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, एफ पी, और ये क्या बन जाएगा, एफ एम। जब फोकल लंबाई की बात करेंगे तो क्या फोकल लंबाई ये आ जाएगी अपनी एफ एम, और ये अपनी कितनी आएगी, एफ पी। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि परिमाण अगर देखते हैं, परिमाण यदि देखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि एफ पी का परिमाण अधिक होगा एफ एम से। क्या बात समझ में आती है, कोई भी डाउट, पक्का क्लियर है। ये भी कह सकते हैं कि किरणें जब मुख्य अक्ष से दूर जाती है तो फोकल लंबाई घटती है, कह सकते हैं फोकल लंबाई घटती है या पी के पास जाता है, ठीक। इसके अलावा क्या ये एक तरह का डिफेक्ट हो गया, कमी हो गई दर्पण के अंदर, कि भाई आप ऐसे सोचो किरणें एक तरफ तो आएंगी नहीं, पूरे दर्पण पे गिरेंगी। तो पूरे दर्पण पे गिरने पर हम देखेंगे कि कई सारे फोकस मिल गए। ये तो अपने दो सेट बनाया, मैं इधर एक और बनाऊंगा तो एक और फोकस आ जाएगा। तो ये जो डिफेक्ट है, एक जो कमी है दर्पण में, जिसके अंदर एक से अधिक फोकस आए जाते हैं, इस कमी को या डिफेक्ट को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करो जहां एक फोकस है, और उसके लिए कौन सी शेप होती है, पैराबोला, यानी परवलयकार। तो अगर परवलयकार दर्पण इस्तेमाल करेंगे तो ये जो कमी आ रही है एक से अधिक फोकस की, ये भी नहीं आएगी। क्या बात समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। तो तुम एक बार के लिए ना पहले ये बना के, ये पॉइंट नंबर 7 में डायग्राम बना के इतना लिख दो, फिर जो 2 पॉइंट मैंने आपको बोले मैं लिखवा दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। पहले आप इतना कॉपी कर लो एक बार के लिए। ठीक है, आगे देखो जरा। अब इसी के क्वांटिटी में लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लिखो प्लीज। लिखना, एक से अधिक, बेटा लिखना प्लीज, एक से अधिक फोकस, एक से अधिक फोकस होने की इस कमी को गोलीय विपथन कहते हैं। एक से अधिक फोकस होने की इस कमी को गोलीय विपथन कहते हैं। गोलीय विपथन, ठीक है, स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं इंग्लिश में, गोलीय विपथन कहते हैं ना, लिखा। अगला पॉइंट लिखो, इसे परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। इसे परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। इसे परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके हटाया जा सकता है। इतनी बात लिख ली, ठीक है।
अब देखो बेटा, अपनी इसकी बेसिक गोलीय दर्पण की थ्योरी खत्म हुई है। अब अपन इसके ऊपर बेस्ड अलग अलग न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूं, या पहला क्वेश्चन लिखो एक बार के लिए। पहले बेटा लिखना प्लीज, लिखो। एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, को मूल बिंदु माना जाता है। लिखा? यदि -40 यदि -40,4 निर्देशांक पर एक वस्तु को रखा जाए, यदि -40,4 निर्देशांक पर वस्तु को रखा जाए, तो प्रतिबिंब के निर्देशांक और उसकी प्रकृति ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब के निर्देशांक और उसकी प्रकृति ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब के निर्देशांक और उसकी प्रकृति ज्ञात करो। क्या बात समझ में आती है? तो बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, दूरी भी निकाल लेंगे प्रतिबिंब का, आवर्धन का प्रयोग भी हो जाएगा और प्रकृति भी हो जाएगी। तो तीनों सवाल एक ही में निकल जाएंगे। आप ट्राई करके देख लो 1-2 मिनट, फिर डिस्कस करते हैं इसको। देखो प्लीज सब लोग ध्यान देना। हमारे पास वस्तु के निर्देशांक रखे हैं। ये जो x निर्देशांक है, क्या ये u का काम करेगा? ये जो है ये क्या HO बोलेगा? ठीक। अच्छा, इसके अलावा फोकल लंबाई की यदि बात करें, कॉनकेव अवतल है तो -r/2 यानी 10। ये आ गई वैल्यू। अब अपन को जब निर्देशांक प्रतिबिंब के चाहिए तो सबसे पहले v निकालें, क्योंकि प्रतिबिंब के जो निर्देशांक आने चाहिए वो आने चाहिए x, y। यहां पर x का मतलब क्या v आएगा? v का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? uf अपॉन में u माइनस f। u का मान कितना था? -40, f है -10, -40 माइनस ऑफ -10 तो क्या -30 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, ये कितना निकल के आ गया? -40/3। सही है। अच्छा, जहां तक y निर्देशांक की बात करते हैं, क्या y निर्देशांक का मतलब hi निकालना है क्या? hi निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? hi निकालने के लिए -v/u इंटू कितना? ho। -v की जगह कितना है? -40/3। u की जगह कितना है? u की जगह अपन लिख सकते हैं -40 इंटू ho का मान कितना है? 4। कोई डाउट इसके अंदर? -40 तो हट जाएगा, क्या बच जाएगा? -4/3। कोई डाउट? इसका मतलब ये हुआ है ना, ये सोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर देखें तो जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो यहां का ही बन रहा होगा, क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है। इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक। अच्छा, एक बार अपने पास निर्देशांक आ गए, अपने को इसके बाद जो बाकी चीजें चाहिए थी वो देखते हैं। बाकी अपने को ये चाहिए था कि इसकी वो क्या होगी, प्रकृति कैसी आएगी। तो प्रकृति पता करने के लिए क्या मैं यहां से सबसे पहले v देख लूं? v हमारे पास क्या है? माइनस। अगर v हमारे पास माइनस है, ये -40/3, तो v माइनस होने का मतलब ये कैसा आ जाएगा? वास्तविक।
तो प्रकृति में पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक। कोई डाउट इसके अंदर? आवर्धन की यदि बात करें, आवर्धन या क्या सीधे सीधे ये देख लूं मैं भाई, y कितना आ गया, -4/3 आ गया, ये प्लस था और ये क्या है माइनस, तो उल्टा बन रहा है इमेज, और ये 4 था और 4/t क्या छोटा बन रहा है, यानी अपन कह सकते हैं इमेज जो है वो क्या बन रही है, उल्टी और छोटी। कोई भी डाउट इसके अंदर बेटा? यही दो चीजें पूछी थी, ठीक। क्या और क्या पूछा था? हाँ तो निर्देशांक तो ही है भैया, एक्स और वाई क्या चीज निकालें, इसके निर्देशांक तो निकालें, तो आप लिख सकते हो -40/3 कॉमा -4/3। क्लियर? कॉपी कर लो एक बार फटाफट से, है ना, जिसे भी कॉपी करना है फटाफट कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इतना कॉपी करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। हेलो, तो देखो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या हो रहा है और फिर डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम्पल में तो देखो अपने पास उत्तल दर्पण दिया हुआ है, और उत्तल दर्पण को हमें बोला गया है कि भाई ये कहीं ऐसे कोई पुंज आ रहा है और ये दर्पण के पीछे जाके मिलेगा, ठीक। और इसकी जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, वो कितनी है, 40। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 40 है तो इसकी फोकल लंबाई कितनी हो जाएगी, 20, और ये उत्तल है तो प्लस ही मानी जाएगी। अच्छा, दर्पण के पीछे कहां पे मिल रहा है ये, कितना, 10 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये सवाल में दिया गया है कि ये जो है ये 10 सेंटीमीटर पीछे जाके मिलता है। बेटा ध्यान देना प्लीज, अगर 10 सेंटीमीटर पीछे मिलता है तो इसका मतलब ये एक तरीके से क्या वस्तु की दूरी हो गई क्या, यानी यहां पर अगर देखेंगे तो ये एक तरह से वस्तु है, और ये जो वस्तु है ये कैसी है, आभासी, क्योंकि दर्पण के कहां बन रही है, पीछे, तो वास्तविक नहीं है। समझते हो? और ये जो u है ये अपने को दिया हुआ है सवाल में ही 10 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप ये बताओ कि परावर्तित किरणें कहां मिलेंगी। तो परावर्तित किरणों की यदि बात करें तो ये टकरा के ऐसे कहीं आएंगी। कोई डाउट इसके अंदर? ये जहां मिलेंगी वो क्या प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो एक तरीके से मुझे क्या v पता करना है, v पता करने का फॉर्मूला हमारे पास uf अपॉन u माइनस एफ। u की जगह मैं रखूंगा +10, कोई दिक्कत, और f की जगह अपने पास कितना है, +20 डिवाइडेड बाय 10 + 20, तो माइनस करेंगे तो -10 आएगा, ये आ गया -20। क्या बात समझ में आती है? मतलब ये दर्पण से इस तरफ, ये पोल है अपना, इस ध्रुव से इस तरफ 20 सेंटीमीटर पे टकरा जाएगी। कोई भी डाउट इसके अंदर? ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें देखो वक्रता त्रिज्या 40 ही दी है, लेकिन अब की बार अवतल दर्पण दिया। कह रहा है इस अवतल दर्पण पे जो वस्तु है वो यहां से कितनी दूरी पे है, 30, और कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर से ध्रुव से दूर जा रही है। तो प्रतिबिंब कितनी से और ध्रुव के जो दर्पण है उसके पास या दूर जाएगा वो बताना है। मतलब एक तरीके से इस सवाल में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। कोई डाउट? चलो देखो प्रतिबिंब का वेग देखते हैं। इसमें प्रतिबिंब की वेग की अगर बात करें तो VI का फॉर्मूला देखो अपने पास क्या था, हमने कहा था VI वेक्टर बराबर -v² / u² इंटू कितना, VO। तो पहले क्या v निकालना पड़ेगा, तो v निकालना चाहें तो v के लिए फिर से क्या लगा दें, UF अपॉन u माइनस एफ। अब तो पता है u -30 है, f हमारे पास कितना आ जाएगा, -20, r/2 और अवतल है इसलिए नेगेटिव, डिवाइडेड बाय -30 माइनस ऑफ -20 करेंगे तो ये आ जाएगा -30 प्लस हो जाएगा 20 के अंदर, तो -10 आया, माइनस माइनस हटा, 10 से 0 गया, तो क्या -60 आ गया। अच्छा -60 आ गया ना, कोई डाउट? ठीक, तो v आ गया, अब यहां रख देते हैं, जो माइनस बाहर का है वो तो माइनस ही रहेगा, -60 बाय u कितना था, -30 का स्क्वायर कर दूं इंटू कितना, वीओ वेक्टर। वीओ वेक्टर का मान दिया हुआ है अपने को, कितना दे रखा है, 2, और लेफ्ट है तो क्या माइनस लगाऊंगा,
ये देखो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, क्या प्लस 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। और प्रतिबिंब कहां पे था, -60। ध्यान देना अब मेरी बात पे, इसका मतलब प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा, -60 का मतलब, और चाल जो है वो प्लस दे रखी है, मतलब राइट, क्या इस तरफ आएगा क्या वी आई, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से दर्पण के पास जाएगा। बेटा कोई डाउट। तो ये इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ऑल्दो अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो 10 में से 1 या 2 सवाल दर्पण पे आए हुए हैं, ज्यादातर सवाल लेंस में से निकल के आते हैं। अपन ने कर लिए जितने करने चाहिए थे, तुम एक बार के लिए इसको कॉपी कर लो, बाकी मैं टिक करा दूंगा मॉड्यूल में, फिर इसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे अपन, है ना। लिखो जरा। तो पहले एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि अपने को यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई थी, और दूसरे के अंदर अपने को प्रतिबिंब की चाल। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अपवर्तन। हटा दूं? ठीक है बेटा, ध्यान दो प्लीज। नेक्स्ट है अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर लेट से हमारे पास कोई एक बाउंड्री दे रखी है इस तरह से, ये दो अलग अलग माध्यम को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे कोई माध्यम 1 है, यहाँ पे माध्यम 2 है। यहाँ से हमने कहा कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं, लेट से हमने बाउंड्री बनाई इस तरह से, ये अभिलंब बना लिया हमने, ठीक है। ठीक, ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, यहां पे कोई एक किरण आपतित की इस सतह पर, ठीक, एक बार इधर आपतित की और एक बार इधर से आपतित की, लेट से यहां से। कोई दिक्कत? हमने कहा कि ये 1 और 2 में यदि हम देखें तो 1 को हम कह रहे हैं कि ये सघन है, और 2 को हम क्या कह रहे हैं, विरल। कोई कहता है इन शब्दों का क्या मतलब है। सघन शब्द का मतलब है जिसका घनत्व क्या हो, अधिक, ठीक है। जिसका घनत्व अधिक होगा उसकी चाल क्या होगी, कम। इसी तरह विरल शब्द का मतलब हो गया जिसका घनत्व क्या हो, कम, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, ज्यादा। ठीक, तो हमने क्या कि भाई ठीक है, यहाँ पे हम सघन से विरल में जा रहे हैं। तो जब सघन से विरल में गए तो ऐसे देखा कि ये जो किरण है ये थोड़ा सा दूर चली गई। कोई डाउट? ऐसे ही जब हमने उल्टा किया कि भाई विरल से सघन में आए तो देखा कि ये किरण थोड़ी सी पास आ गई। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये जो प्रोसेस हुआ, यानी कि जो प्रकाश था वो अपनी दिशा में जहां चलना था उसमें सीधे सीधे ना चल करके क्या हुआ, थोड़ा विचलित हो गया। कब? जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया। जब वो सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर चला गया, ठीक। ऐसे ही जब वो विरल से सघन में गया तो वो अभिलंब के पास चला गया। तो प्रकाश के जो ये पथ है उसमें जो भी ये विचलन हो रहा है माध्यम परिवर्तन के कारण, इसी प्रक्रम को अपन क्या कह देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं। क्या बात समझ में आती है? और ये मेनली क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम में बदल जाती है। तो जब माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है तो उस कारण से ये विचलन हो जाता है इसके अंदर। क्या बात समझ में आती है? इसको लिखो लैंग्वेज में, सिंपल लाइन में लिखना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में गति करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में गति करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में गति करता है, तब उसके पथ में विचलन के प्रक्रम को, उसके पथ में विचलन के प्रक्रम को
अपवर्तन कहते हैं, उसके पथ में विचलन के प्रक्रम को अपवर्तन कहते हैं। इतना लिखा। नेक्स्ट लाइन में बुलेट पॉइंट बना के लिखो, उसके पथ में विचलन के प्रक्रम को अपवर्तन कहते हैं। फिर अगली लाइन में बुलेट पॉइंट बना के लिखना, अपवर्तन प्रकाश की चाल में अंतर के कारण या परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। इतना लिख दिया बेटा। ठीक है, आगे देखो जरा, है ना, ध्यान से सुनना। तो हमने सघन माध्यम में जो जो लिखना था वो मैं यहां बता दे रहा हूं। हमने पहला पॉइंट लिखा, सघन मतलब घनत्व अधिक, मतलब चाल कम। कोई दिक्कत? अच्छा, ये आपने अपन ने अभी EM वेव में भी पढ़ा था कि भाई जो आवृत्ति होती है वो क्या रहती है, समान। करेक्ट। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आवृत्ति को v बाय लैम्डा बोलते थे। v बाय लैम्डा बोलेंगे तो जो v है यानी कि चाल, उसी पे क्या लैम्डा निर्भर करेगा क्या? यानी कहीं पे अगर v कम है, ठीक है, तो क्या यहाँ लैम्डा भी कम हो जाएगा क्या? समझते हो बात को? यानी तरंग धैर्य की बात करेंगे तो तरंग धैर्य यहाँ पे क्या होगी, कम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि भाई विरल मतलब घनत्व कम, मतलब चाल अधिक, चाल अधिक मतलब तरंग धैर्य अधिक। सही है। अच्छा, आवृत्ति की यदि बात करें तो क्या आवृत्ति समान रहेगी? यानी कि माध्यम बदलने पर भी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं आता। ये सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सघन से विरल गए में तो क्या होगा, विरल से सघन में क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई अगर सघन से विरल में गए तो चाल बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, आवृत्ति समान रहेगी, घनत्व घट जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसके अंदर भी अपने पास कुछ नियम कायदे कानून है। जैसे यहां बात करें तो ये हमारे पास क्या है, IR आपतित किरण, ये क्या है RR यानी अपवर्तित किरण। यहां पर IR क्या हो गया, आपतित किरण, और ये हमारे पास क्या हो गया, RR अपवर्तित किरण। यहां यदि बात करेंगे तो क्या ये I आपतन कोण, ये जो आएगा क्या आएगा, अपवर्तन कोण। ऐसे ये वाला जो है ये अपने पास क्या है, आपतन कोण, ये हमारे पास क्या है, अपवर्तन। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके अगर मैं लॉज की बात करूं, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ कुछ चीजें आएंगी अभी नहीं। लॉज में पहला जो है वो तो कहता है कि भाई ठीक है, IR N समान तल में, है ना, एक तल में। एक तल में होंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये N हो गया अपना, ठीक है ना, अभिलंब। अच्छा, दूसरा नियम देखो क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि जब आप एक माध्यम से दूसरे में जा रहे हो, मान लो मैं यहां से यहां गया, इसको ना मैं डैश डैश लगा देता हूं, मैं मेनली इसके लिए बात कर रहा हूं पहले। तो जब आप 1 से 2 में जाओगे तो जाते वक्त जो भी अपन ने यहाँ पे देखा साइन आई, जहां से गया वहां यानी कि आपतन कोण का साइन बराबर कितना आएगा, साइन आर। तो क्या साइन आए भाई, साइन आर जो आता है उसको क्या नियत बोलते हैं क्या? समझ में आती है बात कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाएगा तो साइन ऑफ आपतन कोण डिवाइडेड बाय साइन ऑफ परावर्तित कोण, अपवर्तित कोण। यहां से हटा दे रहा हूं तो कंफ्यूजन आ जाएगा फिर दो साइन में। ठीक है, तो अपन इसके लिए बात कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक, ये तो बस समझाने के लिए था कि कभी भी विरल से सघन में जाएगा तो पास चला जाएगा। बढ़ू आगे। तो मैंने कहा साइन आई बाय साइन आर जो आता है ना वो नियत आता है, और उस नियत का मान नाम होता है μ/1। अब ध्यान से सुनना, ये μ/1 का मतलब क्या हो। तो ये तो नियम हो गया, इस नियम को स्नेल्स का नियम कहते हैं, आपने सुना होगा। तो स्नेल्स के नियम ने तो खाली इतनी बात कह दी कि भाई जब भी आप एक माध्यम से दूसरे में जाओगे आप क्या, प्रकाश, तो ऐसे केस के अंदर अपन कह सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर जो आएगा वो नियत भौतिक राशि आएगी। उस नियत भौतिक राशि को μ/1 कह दिया गया। अब यहां μ/1 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो अपन म्यू की बात करते हैं, μ/1 तो बाद में आएगा। हम सबसे पहले म्यू की बात करते हैं। म्यू को बोला जाता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या अपवर्तन गुणांक।
एक ही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो अपवर्तनांक है इसका क्या मतलब होता है? ये अपवर्तनांक जो देखें इन जनरल, अपवर्तनांक का हो गया प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा यहां पे, डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है बटा माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, उसके अनुपात को अपन क्या बोल देंगे, अपवर्तनांक। यानी मैं थोड़ा सादा भाषा में लिखूं तो क्या C बाय V लिख देना चाहिए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या C हमेशा सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸? तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि म्यू या तो 1 के बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा। एक भी किसके लिए होगा, निर्वात के लिए। तो निर्वात या वायु यदि ले लें अपन तो म्यू का मान क्या हो जाना चाहिए, 1, क्योंकि ऊपर तो C है और नीचे भी अगर निर्वात लग दिया माध्यम की जगह तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, C। तो C बटा C क्या आ जाएगा, 1। बात समझ में आती है? इनफैक्ट हमसे अगर पूछा जाए, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये तो एक पॉइंट हो गया, मान लो म्यू आ गया अपने पास C बाई V, म्यू ग्रेटर देन 1। आप याद रखना व्यू वायु की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक, वायु का म्यू कितना आ जाएगा, 1। व्यू वायु का 1। अगर कभी जल की बात की जाए तो ये आता है 4/3, और कभी कांच की बात की जाए, ग्लास, तो ये आता है 3/2। ये याद रखना आप, है ना। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ऊपर के, तो जैसे कि मैं बोल रहा था म्यू ग्लास का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2। ये बार बार काम आएंगे, है ना, तो अपने को ध्यान रखना है इसको। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये आ गया अपने पास अपवर्तनांक, इसको अपन बोल देते हैं एब्सोल्यूट, यानी कि कुछ नहीं बोला गया, ये बिल्कुल निरपेक्ष है, इसको किसी के रिलेटिव नहीं लिखा गया, किसी के सापेक्ष नहीं लिखा गया। अभी इसी म्यू की अगर मैं बात करूं कि एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष, तो फिर उसको अपन क्या बोल देंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बात समझ में आती है? मैं एक बार समझा दे रहा हूं उसको, 2 मिनट रुको, ये तो हटा देता हूं, थोड़ा एडजस्ट हो जाए। अब एक मिनट में जगह कर रहा हूं उसके लिए। ये हो गया था स्नेल्स का नियम और ये अपवर्तनांक, ठीक है, एब्सोल्यूट। ठीक, अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब रिलेटिव, ये होता है μ2 1, यानी μ2 1 का मतलब हो गया μ2 बाय μ1, यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? μ2 बाय 1 को μ2, अब μ2 तो 2 माध्यम का अपवर्तनांक है, तो यानी C बाय V2 लिखना चाहिए क्या? ऐसे ही नीचे वाले को क्या लिखना चाहिए, हाँ, C बाय V2 डिवाइडेड बाय C बाय V1। तो क्या ये V1 बाय V2 आ जाएगा क्या? कोई डाउट बेटा? और V जो है वो लैम्डा पे निर्भर करता है सीधे सीधे, तो मैं V1 बाय V2 को और क्या लिख सकता हूं बेटा? क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट? अच्छा, क्या यहां से ये भी समझ में आता है कि जो म्यू है वो 1/V पे निर्भर करता है? 1/V पे निर्भर करता है तो क्या 1/λ पे भी करता है? यानी जब अपन ने बात की थी विरल माध्यम की, तो इसमें लैम्डा क्या हो गया था, अधिक। लैम्डा अधिक हो गया तो इसका मतलब जो अपवर्तनांक है वो क्या होना चाहिए, कम। और सघन के अंदर क्योंकि लैम्डा कम है तो अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? बात समझ में आ गई?
ये सीधा क्वेश्चन आता है कि सघन से विरल गए तो अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव आएगा, तरंग दैर्ध्य पे, चाल पे, आवृत्ति पे, अपने को सब अपन ने यहां पर लिख दिया है सवाल के अंदर। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्नेल्स लॉ बिल्कुल सीधा सा है, साइन आई बाई साइन आर नियत रहता है, कितना होता है म्यू2 1। अब तो अपन अगर चाहें तो यहीं पे एक पार्ट और ऐड कर दे, यहीं पे क्या लिख दूं, म्यू2 बाय म्यू1। कोई डाउट इसके अंदर? इनफैक्ट इसको मॉडिफाई करके देखो कैसे लिख सकते हो। इसी को लिखने का क्या तरीका हो गया, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। ये ज्यादा आसान है याद करने के लिए। ये खाली इतना सा कह रहा है जिस माध्यम में आप हो, यानी 1 में हो तो म्यू1 और इसी माध्यम का कोण साइन आई बराबर कहां चले गए 2 में, तो म्यू2 इंटू कितना साइन आर। कोई डाउट? पक्का क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एक बार के लिए आप इतना कॉपी कर लो अब पूरा। ठीक है, पहले अब अपन इतने पे सवाल करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।